कुवैत सिटी में कामगारों के कैंप में आग लगने से करीब 40 लोगों की मौत हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुवैत सिटी में हुए इस हादसे पर गहरा दुख जताया है और भारत की जो एम्बेसी है वहां पर उसको हर संभव मदद करने के लिए कहा गया है। विदेश मंत्रालय में हमारे एडिटर फॉरेन अफेयर्स उमा मौजूद है, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं अपने सहयोगी कादम्बनी शर्मा के पास। कादम्बनी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही है। कादम्बनी, सबसे पहले ये जो 30 भारतीय हैं जो इसमें घायल हुए हैं, बड़ा हादसा है, उनकी अभी क्या हालत है? क्या उनकी हालत के ऊपर कोई जानकारी है अभी हमारे पास? देखिए, जो वहाँ की हमारी जो एम्बेसी है वो जो बता रही है, उसका कहना है कि 30 भारतीय कामगार जो हैं वो घायल हुए हैं, लेकिन जो अस्पताल से जानकारी वहाँ दूतावास को दी गई है, वहाँ पर खुद एम्बेसडर आदर्श सोइका जो हैं अस्पताल पहुंचे हैं कामगारों से मिलने के लिए जो घायल हुए हैं। तो उनको जानकारी ये दी जा रही है कि सभी जो हैं वो स्टेबल सिचुएशन में है, स्थिर है सबकी स्थिति। हालांकि कुछ देर पहले ही वो वहां पर पहुंचे थे जहां पर ये हादसा हुआ है। मंगाफ बिल्डिंग करके एक दक्षिणी कुवैत में ये इमारत है जहां पर बड़ी संख्या में कामगार ही रहते हैं जो अलग अलग जगहों से काम करने जाते हैं। बड़ी संख्या में इसमें भारतीय भी मौजूद हैं और किसी भारतीय की इसमें मौत हुई है नहीं है या नहीं ये अभी साफ नहीं है, लेकिन जो इंजर्ड हुए हैं उनमें जरूर 30 भारतीय हैं, लेकिन उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और हर संभव मदद जो है वो भारतीय दूतावास की तरफ से देने की बात की गई है। एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है ताकि अगर कोई जानकारी चाहिए हो किसी को तो उस नंबर पर फोन कर जानकारी ले सके। अंकित, बने रहिए हमारे साथ। एक सीधे उमा शंकर सिंह के पास भी चलते हैं। उमा, क्या प्रतिक्रिया आई है अभी जो विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से, और साथ ही साथ जो वहां पे जो हमारे एम्बेसडर हैं उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है? जी, वहाँ जो हमारे एम्बेसडर हैं उन्होंने जो घायल हैं अस्पताल का दौरा किया और उस जगह का भी दौरा किया जहाँ पर ये आग की जो घटना है, जिस कैंप में आग की घटना हुई है। जो शुरुआती जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये बात कही जा रही है कि जो घायल हैं वो तो भारतीय हैं, लेकिन मृतकों में भी अच्छी खासी तादाद भारतीयों की हो सकती है। इस बात की तस्दीक जो है वो की जा रही है। भारत सरकार जो है वो कुवैत अथॉरिटीज के टच में है और वहाँ जो हमारी एम्बेसी है वो वहाँ की अथॉरिटीज के टच में है और आग किस वजह से लगी और क्यों इतना ज्यादा नुकसान हुआ, इस बात की जो जांच है, इस बात की जो पड़ताल है, इस पर नजर रहेगी। लेकिन शुरुआती जो मकसद है भारत का वो ये कि जो भी वहां पे घायल हैं उनको पूरा इलाज मिले और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भारतीय इसकी जद में आए हैं उनको जो है उनको लेकर जो कुछ भी अच्छा किया जा सके, बेहतर किया जा सके, वो करने की जो प्राथमिकता है वो भारत सरकार की है। और इसी मद्देनजर यहाँ दिल्ली से लेकर जो वहाँ दूतावास है पूरी तरह से सक्रिय है और इस बाबत जो है सूचना जुटाने की कोशिश की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि अब से थोड़ी देर के बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से या जो भारतीय दूतावास है उसकी तरफ से एक विस्तृत बयान आएगा जिसपे इस बात की पूरी जानकारी होगी कि आखिरकार इस घटना की जद में कितने भारतीय आए और किन भारतीयों की जो हालत है वो क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया उमा शंकर सिंह कादम्बनी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर जम्मू के कठुआ जिले में एक आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। यहां पर कल एक हमला हुआ था जिसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया था। एनकाउंटर 2 आतंकी जो हैं वो कुल मिला के अलग अलग 2 एनकाउंटर मारे गए हैं। इस आतंकी हमले में एक नागरिक भी घायल हुआ है। फिलहाल सुरक्षा बल इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जो है वो चला रहे हैं। खबर के मुताबिक आतंकवादियों ने हीरानगर इलाके में एक महिला के घर जाकर पीने का पानी मांगा। उसके बाद उन्होंने आसपास के घरों पर फायरिंग शुरू कर दी जिससे एक व्यक्ति के हाथ में गोली लगी। फिर बाइक पर जा रहे एक दंपति को भी उन्होंने निशाना बनाया, लेकिन वो बाल बाल बच गए। आतंकवादियों ने 15 से 20 राउंड फायरिंग की जिसकी आवाज सुनकर गांव वालों ने सुरक्षा बलों को हमले की जानकारी दी। ये नया इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप है जिसमें कि इस इलाके में आया है और ज्यादा आतंकवादियों के छिपे होने की भी संभावना है। सर, क्या ये रास्ता भटक गए थे कि ज्यादा और थे क्या ये उनसे भटक गए थे, बिछड़ गए थे, क्या मतलब? ये अभी डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन की है। छत्रकला की क्या छत्रकला में अभी रात को आपको जैसे पता है कि हमारा एक ऑपरेशन आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस सभी का एक जॉइंट ऑपरेशन वहाँ पर उस इलाके में चल रहा था। तो उस जॉइंट ऑपरेशन के तहत जब टेररिस्ट एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है
तो उसमें उस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया, अभी ऑपरेशन वहाँ जारी है। वहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, वहाँ पर इंजरीज हुई हैं, लेकिन वो आउट ऑफ डेंजर। तो यहाँ क्या समझा जाए, जो 2 आतंकी थी उनको मार 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और अभी सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है। जम्मू कश्मीर में 3 दिनों में तीसरा आतंकवादी हमला हुआ है। रियासी और कठुआ के बाद अब एक और आतंकवादी हमला जो है वो हुआ है। ये हमला डोडा में सेना के एक बेस पर किया गया। यहां पर आतंकवादियों ने देर रात को हमला किया, जिसके बाद सेना और आतंकवादियों के बीच में एनकाउंटर जारी है। बताया जा रहा है कि इस आतंकवादी हमले में 6 सैनिक और एक एसपीओ यानी कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो है वो घायल हो गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन इससे एक चिंता का विषय जरूर सामने आ रहा है, जिस तरीके से एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक ये हमले हुए हैं। इधर जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकवादी हमले में शामिल 2 आतंकवादियों का स्केच पुलिस ने जारी किया है। आतंकवादियों के बारे में जानकारी देने पर 20 लाख रुपए का इनाम का भी घोषणा की गई है। रियासी में हुए आतंकवादी हमले में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको याद दिला दें, बस पर गोलाबारी करी गई थी, तीर्थयात्रियों से भरी इस बस पे। जांच एजेंसियों को इस मामले में काफी अहम सुराग भी मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक हमले की साजिश पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रची गई थी। हमले के पीछे आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ बताया जा रहा है। इस मामले में 3 विदेशी आतंकवादियों की तलाश जारी है। मेरी सहयोगी नीता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। नीता, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, एक बड़ा चुनौती के तौर पर नई सरकार के सामने ये तीनों आतंकवादी हमले खड़े हैं। खास तौर से रियासी का जिस तरीके का हमला हुआ, एक बार फिर से बता रहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का जो खात्मा है वो अभी नहीं हुआ है। बिल्कुल, ये जो खास करके जो साउथ ऑफ पीर पंजाल का जो एक्सेस है वहाँ पर जम्मू रीजन में खासकर ये आतंक जो है पिछले 2 साल पहले तक काफ़ी कम था, लेकिन अब जिस तरह से 3 घटनाएं जो हैं लगातार 3 दिन में हुई हैं, जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 5 जवान समेत 48 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि किस तरह से आतंक जो है वो अपना पैर पसार रहा है एंड दे आर जस्ट स्ट्राइकिंग एट विल। जब उनका मन कर रहा है वो वहाँ पर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी चुनाव थे तो काफ़ी भारी मात्रा पर सुरक्षा बल जो थे वहां पर तैनात थे। ये जो इलाका है ये काफी जंगलों का इलाका है और साथ में वहां पर ऑपरेशंस करना जो है वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अपर रीचेस में अगर हम बात करें तो वहां पे नेचुरल केव्स हैं। आतंकी जो हैं वो आते हैं, अटैक करते हैं और ऊपर भाग जाते हैं और नेचुरल केव्स उन्हें शेल्टर दे देती हैं। ये जो ग्रुप बताया जाता है अंकित, ये बताया जाता है 12 टेररिस्ट का ये ग्रुप है। ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है, पाकिस्तान की तरफ से ये लोग आए थे और ये अटैक कर रहे हैं। सर्च ऑपरेशंस जो हैं वो लगातार स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और आर्मी जो है वो वहाँ पे कर रही है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। ये वही रीजन है जिसमें पिछले 2 साल में हमारे लगभग 2.5 दर्जन जो सेनाकर्मी हैं वो शहीद हुए थे। 5 मई को हमने देखा था किस तरह से एयरफोर्स के काफिले के ऊपर भी अटैक किया गया था, जिसमें 4 जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स थे उनकी भी उनको वो भी घायल हुए थे और एक मारा भी गया था। तो जिस तरह से इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं वो एक चिंता की बात है, क्योंकि जब 2019 के बाद जब 377 धारा हटाई गई थी तो केंद्र सरकार ने ये दावा किया था कि अब आतंक का जो है वो डिक्लाइन होगा, लेकिन पिछले कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि इजाफा लगातार हो रहा है। चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि अमरनाथ यात्रा जो है वो 29 जून से शुरू होगी और अमरनाथ यात्रा वो एक ही जगह नहीं रहती, वो स्कैटर्ड रहती है। जो सर्किट है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में रहता है, क्योंकि यात्रा हमेशा मूव करती रहती है। तो ऐसे में हर एक यात्री को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा, किस तरह से उसे सुरक्षा प्रदान की जाएगी, एक बहुत बड़ी चुनौती है जम्मू कश्मीर प्रशासन के सामने। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नीता। एक बार फिर से आपको ज़रा कुवैत लिए चलते हैं, जहां पर एक बड़ी घटना हुई है। कुवैत सिटी में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां कामगारों के एक कैंप में आग लगने से 40
जो लोगों की मौत हो गई है। विदेश मंत्रालय में एस जयशंकर जो विदेश मंत्री, उन्होंने कुवैत में हुए हादसे पर गहरा दुख जताया है। ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि अब 40 लोगों की मौत हो गई है। उन्हें प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद देने की बात कही है। उमा शंकर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, बहुत बड़ा हादसा है और पहले भी जब हम बात कर रहे थे तो ये सबसे बड़ी चिंता थी कि वहां पर बड़ी संख्या में भारतीय जो हैं वो मजदूर बनके, कामगार बनके वहां पर रोजगार ढूंढते हैं। ये जो अब आंकड़ा आ रहा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी बिल्कुल, देखिए शुरुआती जानकारी यही आई थी कि जो 40 लोग हैं वो घायल हुए हैं और जो 40 लोगों की मौत हुई है और 50 जो हैं वो घायल हुए हैं और घायलों में 30 की जो तादाद है वो भारतीयों की है। लेकिन विदेश मंत्रालय की तरफ से अभी इस बात की तस्दीक की गई, पुष्टि की गई कि जो 40 भारतीयों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई है और जो 30 भारतीय हैं वो घायल हैं और घायलों की जो हालत है वो स्थिर बताई जा रही है। भारत का जो दूतावास है उसने पूरी तरह से इस बात का बंदोबस्त किया है कि जो घायल हैं उनको उम्दा इलाज मिले और जिस तरीके के इलाज की जरूरत है वो मिले। और खुद वहां पे जो भारत के राजदूत हैं आदर्श, वो वहां पर उन्होंने विजिट किया, न सिर्फ मंगाफ में उस जगह पर जहां पर की आग लगी और जिस कैंप में ये वारदात हुई, और दूसरी बात कि वो हॉस्पिटल भी गए ये इंश्योर करने के लिए कि घायलों को जो है वो उचित इलाज मिले। भारतीय जो दूतावास है वो पूरी तरह से कुवैत अथॉरिटीज के टच में है। आग की वजह क्या हुई, कैसे लगी, इन सब बातों की पड़ताल तो बाद में की जाएगी, लेकिन अभी फौरी जो प्राथमिकता है वो इस बात को लेकर है कि जो घायल हैं उनको जो है जो इलाज है वो मिले। और भारत सरकार की तरफ से इस बात का पूरा भरोसा दिया गया है कि हर तरह की जो मदद है वो की जाएगी। और खुद आपने भी बताया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात को ट्वीट करके जानकारी दी है। एक जो नंबर है सहायता के लिए उसको जारी किया गया है। लेकिन दुखद जानकारी यही कि जो 40 भारतीय हैं उसकी इस हादसे में मौत हुई है और ये इस बात की तस्दीक अभी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमा शंकर सिंह इस वक्त बता रहे हैं कि 40 भारतीय जो हैं इसमें उनकी मौत हो गई है और एक बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है। 30 भारतीय अभी इसमें घायल भी हैं। उड़ीसा में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू हो गया है। मोहन चरण मांझी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। कल शाम मोहन चरण मांझी को उड़ीसा का मुख्यमंत्री चुना गया था। साथ ही उड़ीसा में 2 उप मुख्यमंत्री भी होंगे, केवी सिंह देव और प्रभाती परिदा। 24 साल के बाद उड़ीसा को नया मुख्यमंत्री मिल रहा है। मोहन मांझी आदिवासी समाज से आते हैं और केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में कल नए मुख्यमंत्री का चयन हुआ। उड़ीसा के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले मोहन चरण मांझी 24 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक से भी जाकर मिले। देखिए, मैं आज का जो ओथ टेकिंग उत्सव है, नया उड़ीसा सरकार का ओथ टेकिंग होगा, इसलिए मैंने पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को निमंत्रण देने के लिए मैं आया था। उनको निमंत्रण दिया और आने के लिए बोले और आशीर्वाद देने के लिए भी मैं उनको अनुरोध किए। वो हमको सही समय पर वो ट्रेकिंग समय पर वो आएंगे और हमको आशीर्वाद भी देंगे और मंच पर भी वो रहेंगे। हमको वही बात वो हमको बोले। अब मोहन मांझी साहब कौन है, ज़रा थोड़ा सा और इनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। उड़ीसा की सियासत में इनकी क्या पहचान है इसके बारे में बताते हैं। एक नज़र इससे जुड़े कुछ तथ्य जो हैं उस पर डालते हैं। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं मोहन मांझी। 52 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन रहे हैं। उड़ीसा के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं। आदिवासी समाज के बड़े नेता हैं। 4थी बार विधायक बने हैं। ये क्योंझार सीट से चुनाव जीते हैं। 11,000 से ज़्यादा मतों से इन्होंने चुनाव जीता।
चंद्रबाबू नायडू चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। कुछ देर पहले एक भव्य समारोह में नायडू ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस मौके पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के कई नेता शामिल रहे। गृहमंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और सहयोगी दलों से एकनाथ शिंदे, प्रफुल्ल पटेल और चिराग पासवान भी यहां मौजूद रहे। शपथ के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गुलदस्ता देकर चंद्रबाबू नायडू को बधाई दी। दोनों नेता ने गर्मजोशी से एक दूसरे से मुलाकात की। दूसरे नंबर पर शपथ लेने वाले रहे अभिनेता से राजनीति में आए पवन कल्याण, जिनका उप मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है। शपथ समारोह में नेताओं के अलावा दक्षिण के कई सुपरस्टार भी शामिल रहे। पवन कल्याण के भाई सुपरस्टार चिरंजीवी, उनके बेटे रामचरण, रजनीकांत भी इस समारोह में शामिल हुए। पवन कल्याण ने सबका अभिवादन करने के बाद चिरंजीवी के चरणों में झुककर प्रणाम भी किया। तीसरे नंबर पर चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने शपथ ली। मंत्रिमंडल में उनकी भी जगह पक्की है। शपथ के बाद नारा लोकेश ने अपने पिता के चरण छूकर आशीर्वाद दिया। नए मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने का एक फोटो सेशन भी हुआ। पवन कल्याण प्रधानमंत्री को अपने भाई चिरंजीवी के पास ले गए। प्रधानमंत्री दोनों से एक साथ मिले। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। पद्मभूषण మన మెగాస్టార్ చిరంజీవి, మెగాస్టార్ పవర్ స్టార్, అటు మెగాస్టార్ ఇటు పవర్ స్టార్. ఇది అరుదైనటువంటి చిత్రం. అలాగే మన పెద్దలు బాలయ్యకి కుడివైపున ఉన్నటువంటి ప్రముఖులు అందరి దగ్గరికి కూడా పేరు పేరున వెళ్ళి పలకరిస్తున్నటువంటి శుభవేళ. पद्मभूषण शालमुतो सत्करिंची। वहीं चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की एक साथ तस्वीरें सामने आई। वहीं रजनीकांत से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। రీతిలో ఏడుకొండల ప్రభువు యొక్క ప్రతిమను శతకోటి భక్తుల బంగారు గడపగా మనం కొలిచేటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని ఇటు మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అటు మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు, మన గవర్నర్ గారు వారికి బహుకరిస్తున్నటువంటి శుభ ఆచారం విధి అని చెప్పినట్లుగా ఆదర్శనీయమైనటువంటి పథకామిగా వారు పలకరిస్తున్నారు. ప్రధాని వారి దంపతుల్ని లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ మనస్ఫూర్తిగా వారి శుభకామనలు అందుకుంటూ మన బాలయ్య బాబుతోటి కరచాలనం చేస్తూ ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు. వేదిక మీద అందరినీ పేరు పేరున పలకరిస్తూ रजनीकांत गारितो प्रत्येकंगा माట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇది ప్రేమ, ఇది అభిమానం. राजधानी दिल्ली में पानी का संकट बना हुआ है। पानी के टैंकर्स के लिए लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। उधर जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और दिल्ली में टैंकर माफिया पर क्या काम किया गया, इस पर क्या कार्रवाई हुई, ये सवाल पूछा। कोर्ट ने कहा कि मीडिया के जरिए हम तस्वीरें देख रहे हैं। उधर दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती है तो हमें बहुत खुशी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि वो हलफनामे में दायर करके बताए कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए उसने क्या क्या कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर गुरुवार को दोबारा सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि एक तरफ हिमाचल प्रदेश सरकार ने लिखित में सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हमने आदेश के तहत 137 क्यूसेक पानी दिल्ली के लिए छोड़ा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हिमाचल प्रदेश के वकील का कहना था कि हमने पानी छोड़ने को तैयार है। अलग अलग तरह से बयानों से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा है तो यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है। दिल्ली में क्यों इतनी जबरदस्त पानी की किल्लत इस वक्त हो रही है, जरा उसके बारे में कुछ आपको बताते हैं। यमुना में इस वक्त कम पानी होता है। तेज गर्मी से पानी की ज्यादा जो है मांग बढ़ जाती है। दिल्ली में अपना कोई जल स्रोत नहीं है। पानी के लिए पड़ोसी राज्यों पर दिल्ली की निर्भरता रहती है। रोजाना करीब 129 करोड़ गैलन पानी की आवश्यकता दिल्ली जल बोर्ड को है। गर्मियों में केवल 96.9 करोड़ गैलन प्रतिदिन पानी ही दिल्ली में आ पा रहा है। हर दिन करीब 32 करोड़ गैलन पानी की कमी बताई जा रही है।
अब दिल्ली में पानी आता कहां से, क्योंकि दिल्ली में खुद का तो कोई पानी का स्रोत है नहीं, तो हरियाणा सरकार यमुना नदी से पानी भेजती है, उत्तर प्रदेश की सरकार से गंगा नदी में से पानी जो है वो भी दिल्ली में आता है, पंजाब सरकार भाखरा नंगल से पानी भेजती है, कुएं, ट्यूबवेल और ग्राउंड वाटर से भी पानी थोड़ा लिया जाता है। दिल्ली में पानी किल्लत के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट हिमाचल प्रदेश सरकार से नाराज नजर आई। दरअसल मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर नाराज नजर आई कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो लिखित में कोर्ट को बताया वो ये था कि हिमाचल प्रदेश ने 137 क्यूसेक पानी दिल्ली के लिए छोड़ दिया है, जबकि मौके पर मौजूद यानी कोर्ट के अंदर जो हिमाचल प्रदेश सरकार के वकील थे उनका ये कहना था कि वो पानी छोड़ने को तैयार हैं। यानी कि ये विरोधाभासी बयान दिए जा रहे हैं कि लिखित में कहा जा रहा है कि छोड़ दिया है और मौखिक तौर पे कहा जा रहा है कि छोड़ने को तैयार हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है। हिमाचल प्रदेश सरकार के वकील का कहना था कि वो मामला समझाने को, एक्सप्लेन करने को तैयार हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको जो भी करना है कल कीजिएगा, यानी कि गुरुवार को आपने जो भी समझाना है समझाइएगा। अब तक हम समझ गए हैं कि क्या हो रहा है। तो नाराज़ नज़र आई है सुप्रीम कोर्ट के इस मसले पर। असल में हुआ ये था कि पिछले हफ्ते जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया कि दिल्ली में पानी की किल्लत हो रही है और जो आसपास के राज्य हैं उनसे पानी मांगने के लिए दिल्ली ने कहा, तो दिल्ली ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश सरकार उनको एक्स्ट्रा पानी छोड़ने को तैयार है, तो आप जो है हिमाचल प्रदेश को आदेश दे दीजिए ताकि हरियाणा के ज़रिए ये पानी दिल्ली आ जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश हिमाचल प्रदेश को दिया था कि 137 क्यूसेक पानी हिमाचल प्रदेश छोड़ेगा और हरियाणा के ज़रिए यमुना में वजीराबाद तक ये पानी दिल्ली के लिए आ जाएगा। लेकिन ये पानी अभी तक दिल्ली नहीं आया है, तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज़ नज़र आई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को भी नहीं बख्शा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली से पूछा कि आप ये बताइए कि हम ये कहा जाता है कि महाप्रभु जगन्नाथ को स्मरण करे मते अनुभव हुए से हेउछंती गरीबंकर देवता। वास्तविक माननीय प्रधानमंत्री ए वक्तव्य सुनिबा मात्रे प्रत्येक ओडियार लोम टांकुरी उठिछि, देहरे सिहरण सृष्टि होइछि। महाप्रभु के प्रति प्रधानमंत्री भक्ति, आस्था, विश्वास एवं समर्पण पटांतर नहीं। आउ एही पदे कथारे माननीय प्रधानमंत्री प्रत्येक ओडिया हृदय अधीश्वर पलटि जाइछंती। जगतर नाथ जगन्नाथ जी ओडिया जातिर आराध्य देवता महाप्रभु को माननीय प्रधानमंत्री अंतकरण रे एते आवेग, एते भक्ति, समर्पण ताहा अकल्पनीय, ताहा आम समस्त को अभिभूत करे। सज्जन मंडली, महाप्रभु जगन्नाथ हेउछंती दारु देवता, गणदेवता, राष्ट्र देवता, विश्व देवता। से हेउछंती ओडिया जातिर विश्व परिचय, भाग्य विधाता, सर्वमय कर्ता। ओडिशार माटी, पानी, पवन, जीवनचर्या और लोक विश्वासर एकीकृत सारस्वत चिरंतन सत्ता। जन्मरु मृत्यु पर्यंत प्रत्येक ओडियार साथी, साराथी एवं आराध्य मध्य। ओडिया जाति जगन्नाथ को बाद दे केबे किछि परिकल्पना करि पारिनी। से प्रत्येक ओडियांकर परिवारर मुरबी भली एवं ओडिया माने तांकु निज परिवारर सर्वमय कर्ता भावरे विवेचना करंती। एबे भी आम घरे विवाहटीए किंबा शुभ कार्यटीए हेले प्रथम निमंत्रण जाए महाप्रभु जगन्नाथ पाखक। पुणी थरे एक सुंदर मुहूर्त को आमे समस्ते देखि पारुछे। आम गहण रे आसी पहुंची पूर्वतन मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक महोदय, वर्तमान मान्यवर विधायक, तांको स्वागत जणाइछंती मंच रे अतिथि वृंद।
उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बन रही है। वहां पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। आप देख रहे हैं, तस्वीरें सीधे उड़ीसा से आ रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी यहां पर मौजूद हैं। कुछ छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, सीधे शपथ ग्रहण समारोह चलेंगे। दयाकरी समस्त उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी पहली बार सरकार बना रही है। मुख्यमंत्री मांझी का वहां पर शपथ ग्रहण समारोह इस वक्त चल रहा है। सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। ओडिया जाति चिरकाल तार स्पर्धा सम्मान एवं स्वाभिमान को बजाय रखी आसी। आज से स्पर्धा एवं स्वाभिमान रे आउ गोटे फर्द जोड़ी हेबाकु जाउछि, जेतेबेले नवनिर्वाचित मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण करिवे एवं ओडिशावासींकर आशा आकांक्षार परिपूरण दिगरे प्रतिबद्धतार सह कार्य करिवे। पुणी थरे एई भव्य समारोह को आपण मानकु समस्त को आमे सादर स्वागत जनाउछु एवं उत्कंठार सहित आमे प्रतीक्षा रखिछु मान्यवर प्रधानमंत्री एवं ओडिशार मान्यवर राज्यपालंकर आगमन को। इस वक्त शपथ ग्रहण समारोह जो आप देख रहे हैं, तस्वीरें सीधे उड़ीसा से भुवनेश्वर से आ रही हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। आपको स्टेज पर नए मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ साथ अच्छी बात यह भी है कि बड़े बड़े नेताओं के साथ साथ नवीन पटनायक जो 24 साल तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे, वो भी यहाँ पर मौजूद दिखाई पड़ रहे हैं। शिष्टाचार, राजनीतिक शिष्टाचार की जो हम बात करते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। नवीन पटनायक आपको वहाँ बैठे दिखाई पड़ रहे हैं, साथ में जेपी नड्डा भी बैठे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री, और उनके साथ इस अमित शाह, राजनाथ सिंह, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री इस वक्त बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करते हुए। जेपी नड्डा जो अभी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, वो भी वहाँ पर हैं, और साथ ही साथ नवीन पटनायक भी इस मौके पर मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी पहली बार उड़ीसा में सरकार बना रही है। 24 साल बाद वहाँ पर एक नए मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता वहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी वहाँ पर मौजूद दिखाई पड़ रहे हैं। बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस वक्त भावी मुख्यमंत्री उड़ीसा के, उनसे बातचीत करते हुए, मिलते हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी वहां पर इस वक्त आपको दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचेंगे। 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं, जो इस वक्त आपके साथ सामने तस्वीरें जो हैं उसमें दिखाई पड़ रहे हैं। कैबिनेट में 2 उप मुख्यमंत्री भी हैं, और उन दोनों में केवी सिंह देव और प्रभाती परिडा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। हेलो, आउ मात्र मुख्यमंत्री और जो भावी कैबिनेट मिनिस्टर हैं इस वक्त आपको स्टेज पर दिखाई पड़ रहे हैं। अब से कुछ देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। 2 उप मुख्यमंत्री जो मोहन मांझी की कैबिनेट है उसमें शामिल रहेंगे।
और अब से कुछ ही देर में जो शपथ ग्रहण समारोह है वो शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर शामिल रहेंगे और उन्हीं का अब इंतजार हो रहा है। और उसके बाद राज्यपाल पहले पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, फिर राज्यपाल, और उसके बाद जो शपथ ग्रहण समारोह है उसका औपचारिक तौर पर उसकी शुरुआत की जाएगी। उड़ीसा में 24 साल बाद सरकार बदल रही है, 24 साल बाद मुख्यमंत्री बदल रहा है और भारतीय जनता पार्टी पहली बार उड़ीसा में बहुमत के साथ अपनी सरकार बना रही है। मान्यवर प्रधानमंत्री सदा सर्वदा ओडिया संस्कृति, ओडिशार सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक चेतना को भल पाई आसिछंती एवं तांकर श्रद्धा एवं सम्मान जणाइछंती। तेणु आज मान्यवर प्रधानमंत्री कारकेड निकटरे तांकर आसीबा रास्ता रे ओडिशा सरकार तरफ किछि सुदृश्य पारंपरिक संस्कृतिर झलक प्रदर्शन करा जाउछि, जेउथिरे रहिछि ओडिया जातिर जीवन वेद, ए जातिर प्रातस्मरणीय अति बड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत को नहीं एक चमत्कार भारतीय जनता पार्टी को इस बार उड़ीसा में 21 में से 20 लोकसभा सीटें भी मिली हैं। जिस तरीके का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में उठाना पड़ा, उड़ीसा ने एक बड़ी भूमिका निभाई उस नुकसान को भरपाई करने में। चलिए अब आपको बताते हैं कि आपके लिए एक सवाल है जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जवाब NDTV को भेज सकते हैं। सवाल यह है कि क्या आतंकवाद पर और सख्त नीति की आवश्यकता है? इसका जवाब आप स्कैन करके, जो QR कोड इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है उसे स्कैन करके अपना जवाब NDTV को भेज सकते हैं।